Hello guys, welcome to our channel part 4 Rebirth of Artless Girl. Chapter 31 अबीर धरा। जैसे ही अबीर ने अपनी बात खत्म की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे माया को किसी ने पब्लिकली शर्मिंदा कर दिया हो। अचानक से उसका चेहरा बदल गया और वह वहीं खड़ी रह गई। ना वह आगे जा सकती है और ना ही बैठ सकती थी। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। सिस्टर माया फलक ने धरा तो अबीर को अपनी तरफ अटैक करने में कामयाब हो गई। फलक ने माया की ओर देखकर कहा। माया ने अपना आपा खो दिया और उसे घूर कर देखने लगी। तुम क्या कह रही हो? फलक ने तुरंत कहा। सिस्टर माया नाराज मत होइए। अबीर राजवंश ने धरा के साथ हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा सब बोला होगा। क्या आपने अबीर का चेहरा नहीं देखा था? वह कितना ठंडा था। ये स्पष्ट है कि वह बहुत गुस्से में थे। सिस्टर माया चलो बस हम इंतजार करते हैं और एक अच्छा शो देखते हैं। दूसरी ओर अबीर धरा को एक साइड ले गया। मिस्टर राजवंश मुझे माफ़ करें, मैंने आपको परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया। अबीर ने धरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। आप किस बारे में बात कर रही है? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस दिन लगभग ना गिरी होती तो ये सब नहीं होता। आपकी गलती कैसी हो सकती है? साफ साफ पता चल रहा है कि कोई जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बात करते समय अबीर का चेहरा अनजाने में चारों तरफ देख रहा था। तो आप जानते हैं कि वह कौन था? अरे यार, कोई क्रू का आदमी ही होगा जो वह फोटो खींचकर हमें बदनाम करना चाहता है। अब जब वह खेलना चाहता है तो मैं भी देखता हूँ कि वह कब तक खेलता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की अबीर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अचानक से एक कदम आगे बढ़कर धरा के बहुत करीब आ गया और इससे पहले कि धरा कुछ समझ पाती अबीर ने उसका फ़ोन छीन लिया। धरा के फ़ोन की लाइट जली। उसके बाद उसने धरा के फ़ोन में कुछ किया। आपको इंटरनेट पर कमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस फिल्म पर ध्यान रखें। लेकिन मिस्टर राजवंश मेरी बात सुनो। लेकिन अबीर ने कुछ न सुनते हुए मुस्कुराते हुए धरा को देखा। अबीर ने अचेतन रूप से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यह नज़ारा देखकर माया का चेहरा लाल हो गया। उसे अब एक बार फिर से अपमानित होना पड़ रहा था। इस अबीर का क्या मामला है? क्या ये धरा के साथ बस ऐसे ही बात करने गया था? अबीर को धरा को मारना नहीं चाहिए तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? वो अबीर भी इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो? फलक गुस्से में बोली। क्या कहा तुमने सिस्टर माया? मेरा मतलब है कि मैं बकवास कर रही हूँ। अबीर को धरा पर क्रश कैसे हो सकता है? अगर ऐसा करना भी चाहे तो उनके फ्रेंड्स आसानी से ऐसा होने नहीं देंगे। माया की आंखें घुमाई। उसने फलक की ओर देखा। वक्त आखिरी वाक्य फिर से कहो। मुझे माफ़ कर दीजिए सिस्टर माया, मैं फिर से बकवास नहीं करूँगी। मेरा मतलब माया के अचानक अपने होंठ काटे और उसकी आंखें धुंधली हो गई। नहीं, तुम बकवास नहीं कर रही हो। मुझे अचानक लगा कि अगर उसमें सचमुच कुछ है तो ये बुरा नहीं है। फलक स्तब्ध रह गई और वह माया को विचारों से और भी ज़्यादा अवगत होते जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अचानक से कैसे बदल सकती है। बहन माया, आपका क्या मतलब है? माया ने होंठ काटे और उसकी ओर तीखी नज़र से देखते हुआ तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो। क्या मुझे समझ नहीं आया? फलक ने पलकें झुका ली और उसकी ओर देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सिस्टम माया, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अब मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन बाद धरा के फॉलोअर्स फिर से बढ़ गए और पिछले दिनों की तुलना में उन्हें डांटने वाल कमेंट की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। बेशर्मी की हद है, तुम हमारे अबीर के लायक नहीं हो। हमारे अबीर के साथ सोने के बाद तुम सोचती हो कि तुम सब कुछ पा लोगी तो सब गलता है। तुम्हारे इस प्लास्टिक के चेहरे के साथ तुम फेमस नहीं हो सकती। भले ही पहले उसने सोशल मीडिया के लोगों को डांट सुनी थी, लेकिन इतने हजारों लोगों की डांट सुनकर वह बहुत नाराज हो गई थी। यह किस तरह की बेवकूफ़ी है? ये सिर्फ इतना है कि उसे डांटने के लिए उसका पीछा करते हैं। क्या वो ऐसा करके उसे परेशान नहीं कर रहे थे? ये सब अबीर की गलती है। एक दूसरे के पास ध्यान देते और दूसरों के बारे में बात करने के लिए वो थोड़े दूर रुक गए थे। तभी किसी ने दोनों को ही किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वह लड़का बहुत ही सुंदर और फेमस था और उसके इतने ज़्यादा फैंस थे जो उसके लिए जुनून नहीं थे। इसके साथ ही उसका परिवार भी बहुत ज़्यादा फेमस है और कई न्यूज़ में लोगों को धरा के आईडी मिल गई। मीडिया सबसे पहले अबीर के बारे में न्यूज़ जारी करने वाला था, लेकिन उसका पता लगाना मुश्किल था कि वह कौन था। सबसे मजबूत बातें थी कि पार्टी के अलावा मीडिया अबीर के उसके कंधे को पकड़ते की बातें हुई। एक तस्वीर भी ली थी। धरा को स्पष्ट रूप से याद आया कि यह वो तस्वीर है जब धरा को अबीर ने हग किया था जब वह सेट पर था। लेकिन
एक बार फिर किसी ने गलत इरादे की उसकी फोटो खींचे। इस नज़र से देखा जाए तो क्रय के अंदर का ही कोई था, तो वह कौन हो सकता है? फलक उस दिशा से साफ बता सकती थी कि किस साइड से लिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई सबूत नहीं था। अपने पिछले जीवन की घटनाओं से गुजरने के बाद धरा ने पहले शांत और ध्यान रहना सीख लिया था। वह सबको बेकार नहीं करना चाहती थी जिसने ये सब किया था। अगर वह ये सोचते हैं कि वह बच जाएंगे तो ऐसा वह होने नहीं देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो धरा ने वॉइस से ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, हालांकि उसे समय उसके कानों में आवाज़ घुसती रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धरा इतनी सक्षम होगी कि कबीर और उसके बीच रिलेशन हो जाएगा। क्या या उन्होंने अनाउंसमेंट किया या सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी गंभीर लग रहे हैं। वह कैसे हो सकता है? अबीर जैसी बहुत ही महिलाएं भले ही अबीर को पाने के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन मुझे नहीं पा सकते। यह सही है, वह इसकी हकदार नहीं है। वह खुद को कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझती है। चैप्टर 32 अबीर के फैंस का धरा को परेशान करना। धरा को अब एहसास होता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वह उनका कुछ नहीं कर सकती, तो वो उनको जवाब देने लगती है। पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा सब बहुत बार हो चुका था, और जब से वह नया जन्म लेकर आई है तो वह जान गई थी कि उसे सबकी उतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह उसके बारे में ऐसी बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने देगी। धरा की नज़र से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे न्यूज़ आए दिन आते रहते हैं। जब तक वह उसे अनदेखा करती रहेगी तब तक वह उससे परेशान नहीं होगी। धीरे धीरे खुद ही वह सब बंद हो जाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों बाद भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे और लगभग स्थिति कंट्रोल के बाहर निकल गई थी। रात में फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद जब धरा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो लैला ने उसे रोक लिया और बोली, धरा अब तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। धरा चौंक गई। लैला, क्या तुम अभी गई नहीं थी, तो अब तुम वापस क्यों आ गई? लैला ने धरा को अंदर खींच लिया। इतने सवाल मत पूछो, वैसे भी तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। अबीर राजवंश के फैंस ने पूरे स्टूडियो को घेर लिया है, बस वह तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। लैला का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे से पसीना भी टपक रहा था। धरा को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, यहाँ तक कि अबीर के फैंस भी इतनी देर तक यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही लैला ने कहा वह बाहर नहीं जा सकती, वह सिर्फ एक सांस लेकर खुद को शांत कर सकती थी। लैला, तुम पहले वापस जाओ, मैं बाद में बाहर आऊंगी। नहीं धरा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। लैला ने धरा का हाथ पकड़ा और उसे बैठाने के लिए खींच लिया। लैला, तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ इसी तरह खड़े रहने के लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बारे में बात करते हुए वह आखिरकार केवल एक औरत है और उनकी साइड कमज़ोर है और वह अपने साथ किसी को रखने के लिए तैयार है। वह बहुत गर्मजोशी महसूस कर रही थी। लैला ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। धरा, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। जब तक हम साथ हैं हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है लैला, चलो मिलकर इसका सामना करते हैं। जैसे ही कबीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म किया, उसका बटलर स्टडी रूम में आया और गेट नॉक किया। सर, बाहर कुछ हुआ है? कबीर ने अपना कंप्यूटर बंद किया और बोला, क्या बात है? बटलर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और वो एक पल के लिए रुका, फिर झिझकते हुए कहा, सर, मैडम के सेट पर कुछ फैंस ने उन्हें रोक दिया है। कबीर ने अपनी आंखें उठाई और बोला, क्या चल रहा है और किसके फैंस है वो सब, और धरा क्यों रोक रहे हैं? बटलर ने कबीर पर एक नज़र डाली और बोला, वह मिस्टर अबीर के फैंस है। कुछ न्यूज़ में कहा गया है कि मिस्टर अबीर और मैडम के बीच अफेयर चल रहा है। क्या? कबीर एक पल के लिए चौंक गया। बटलर को अपने सर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात बोलना जारी रखा। हाल ही में सभी एंटरटेनमेंट न्यूज़ में यह अफवाहें फैली है कि मैडम और मिस्टर अबीर के बीच कुछ चल रहा है और बहुत सारी फ़ोटो भी वायरल हुए हैं। कबीर ने एक पल के लिए सोचा और बोला, ये सब न्यूज़ कहाँ से आए हैं, मुझे वह फ़ोटो देखनी है। कबीर ने एक नज़र बटलर पर डाली और अपना कंप्यूटर फिर से चालू किया और उसने न्यूज़ खोली। जब उसने फ़ोटो देखा तो वो उस फोटोज़ को पहचान सकता था कि वह कब की थी। फ़ोटो में एक आदमी और औरत एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। बटलर भी खुद को उन फोटो को देखने से रोक नहीं सका। उसने ध्यान से कहा, सर, यह गलतफहमी हो सकती है, लगता है मैडम गिरने वाली थी और मिस्टर अबीर ने उन्हें सहारा दिया। तब कबीर ने कहा, इसे बंद करो, और वह जल्दी से अपना कोट लेकर बाहर चला गया। बाहर जाकर वो ड्राइवर से बोला, मेरी वाइफ को लेने के लिए सेट पर चलो।
जब धरा को कबीर का फ़ोन आया तो वह हैरान हो गई, उसकी आवाज़ कभी इतनी ठंडी और ऑर्डर देने वाली नहीं थी। तुम कहाँ हो? मैं सेट पर हूँ। धरा इस समय तैयार नहीं थी, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया। फ़ोन के दूसरी तरफ से कबीर ने कहा, लोकेशन बताओ। ड्रेसिंग रूम में। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। वही रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या तुम? अभी धरा अपनी बात खत्म करती उससे पहले फ़ोन कट चुका था। क्या हुआ है? कबीर उसे लेने क्यों आ रहा है, और वह भी सेट पर नहीं? इतना बड़ा आदमी सेट पर आने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? क्या वह कुछ जानता है? हालांकि कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कबीर को इसके बारे में पता चल गया होगा। आखिरकार इतने दिनों से खबरें न्यूज़ में आ रही थी। उसका और अबीर स्कैंडल सुर्खियों में था। भले ही कबीर उसकी बात पर ध्यान ना दे, लेकिन बटलर जरूर ध्यान देते होंगे। ये सोचकर धरा को चक्कर आने लगा। भले ही वह फेक कपल थे, लेकिन वह अभी भी शादीशुदा थे और यह कबीर को पसंद नहीं आ रहा होगा। आधी रात हो चुकी थी। स्टूडियो के बाहर फैंस अधिक से अधिक शोर मचाने लगे और शोर ड्रेसिंग रूम में फैल चुका था। धरा, हमारे अबीर से दूर रहो। धारा, तुम हमारे अबीर के साथ रहने के लायक नहीं हो। लैला ने खिड़की से बाहर देखा और गुस्से से कहा, ये लोग सच में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। इन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसे भूल जाओ लैला, वह बस एक जवान लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। धरा ने अपनी बात खत्म की तभी उसका फ़ोन बजा। नीचे आओ। बिल्कुल नहीं कबीर, तुम इतनी जल्दी आ गए। उसे 20 मिनट पहले उसका कॉल आया और सेट पर पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगना चाहिए। क्या यह आदमी उड़ते हुए आया है? धरा, क्या तुम्हें कोई लेने आया है? लैला ने पूछा था। लैला, पहले चलो साथ चलते। नहीं धरा, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। नीचे देखो, पागल फैंस ने पहले से दरवाज़ा बंद कर दिया है। ऐसे ही तुम बाहर जाओगी वो तुम्हें घेर लेंगे। धरा ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि लैला जो सोच रही है वो सच है। नहीं, ठीक है तो तुम चली जाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लैला ने गुस्से से कहा, धरा मेरी बात सुनो, उनका लक्ष्य तुम हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम हो तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, हमें चलना चाहिए। धरा ने लैला को जवाब दिया। वह उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन वह कभी भी एक अच्छे दोस्त को खतरा उठाने नहीं दे सकती थी। लैला ने कहा, धरा क्या हम दोस्त नहीं है? बिल्कुल हम दोस्त हैं। दोस्त होने के नाते हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? मुझे विश्वास है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो तुम भी ऐसा ही करती। धरा बस अब मना नहीं कर सकती। कुछ मत कहो, चलो कपड़े बदल लो, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धरा ने एक पल के लिए सोचा, पीछे कबीर को पिछले गेट पर बुलाया। थोड़ी देर बाद वह सहमत हो गई। ठीक है लैला, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चैप्टर 33। लैला ने धरा को बचाया। जब धरा और लैला ने वहां से जाने का मन बना लिया तो दोनों ने अपने कपड़े बदले। सौभाग्य से उन दोनों के बाल लंबे थे। लैला को बस थोड़ा सा खुद को साफ करने की जरूरत थी और फिर उसने एक टोपी पहन ली और धरा को पढ़कर चलने लगी। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, बटलर वहां पर खड़ा था और वह अभी उससे कुछ बोलने ही वाला था कि धरा ने जल्दी से लैला की ओर देखा, जिससे वह समझ गया कि धरा क्या चाहती है। वो जल्दी से चुप हो गया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक था। बाहर के हालात कैसे हैं? धरा ने पूछा। बाहर बहुत सारे लोग हैं और वह बहुत उत्साहित है, सर की कार अंदर चली गई है, बटलर ने जवाब दिया। धरा काफी टेंशन में आ गई, फिर उसने लैला का हाथ कसकर पकड़ लिया। धरा चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लैला ने धरा के हाथ को खुद को पकड़ते पाया, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी हो गई थी और उससे पसीना आ रहा था। धरा, बटलर ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो सर, यहाँ आ गए हैं, वह मैडम की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। धरा ने भी ये चीज़ देखी और उसने सामने दो ब्लैक सूट में गार्ड को देखा। धरा ने उन तीनों को बाहर जाते देखा। धरा को लगा उसका दिल बैठ गया है। लैला ने गेट खोला। रात में भी उसने चश्मा पहना हुआ था। उसने अपना सिर झुकाया और बाहर दोनों गार्डों को लेकर बाहर निकली। जैसे ही लैला बाहर आई, उसे लगा जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से दबा दिया हो। देखो, वह धरा बाहर आ गई। सबसे पहले एक फैन चिल्लाया, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। जल्दी ही लोगों के भीड़ ने उसे पकड़ लिया और सैकड़ों लोग पागलों की तरह लैला को घेर कर खड़े होकर गुस्से में हाथों से तैयार अपने अंडे और सब्जियों को लैला पर फेंकने लगे। दरवाजे के अंदर छुपी हुई जगह से धरा ने यह नज़ारा देखा और उसे काफ़ी चिंता होने लगी। एक अच्छे दोस्त होने के नाते वह कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। लैला ने एक अच्छे दोस्त होने के नाते खुद अपमानित करने के लिए मान गई।
धरा को बहुत पछतावा होने लगा था। धरा ने बाहर जाने का मन बना लिया, लेकिन एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। धरा, क्या तुम पागल हो गई हो? तब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कबीर था जो उसे देख रहा था। उस समय उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीरता थी, लेकिन साथ ही साथ उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वह बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। कबीर, मुझे बाहर जाने दो, मैं लैला को मेरे लिए इतना सब सहने नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बाहर नहीं जान दूंगा। यदि तुम अभी बाहर गई तो वह न केवल तुम्हें परेशान करेंगे बल्कि वह महिला को भी ज्यादा परेशान करेंगे। धरा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने गेट की तरफ देखा और लैला को भी से लगभग पकड़ लिया गया था। वह तो गार्ड के बीच फंस गई थी और आगे बढ़ाने में असफल हो रही थी। उसके शरीर पर और भी सड़े हुए अंडे और टमाटर बहुत फेंके गए थे। हालांकि गार्ड्स ने उनमें से अधिकांश को रोकने में कामयाबी हासिल की, फिर भी उसके कपड़े और बालों पर गंदगी लग गई थी। धरा ने उसकी ओर देखा और उसके दिल में दर्द हुआ, उससे आंखों में पानी आ गया। मुझे माफ कर दो लैला। धरा, अब ये सबसे अच्छा मौका है कि हम तुरंत चले जाए, कबीर ने उसे याद दिलाया। नहीं, मुझे लैला की चिंता हो रही है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे उसके घर तक पहुंचा दूंगा। यदि तुम यहां रुकी तो तुम और भी परेशानी खड़ा करोगे, इससे अच्छा चलो। धरा को फिर बिना मना करने का मौका दिए बिना कबीर ने उसे खींचा। धरा बहुत घबरा चुकी थी और वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसका पैर फिसल गया और उसका पैर मुड़ गया। उसे बहुत तेज दर्द होना लगा, उसे अचानक ठंडा पसीना आने लगा। वो जोर से चिल्लाए। कबीर ने जब धरा का चिल्लाना सुना तो उसने घबराहट से पूछा कि क्या हुआ? ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में मोच आ गई है। धरा दर्द के मारे चिल्ला रही थी। कबीर एक पल के रुका और अपना सिर घुमाया, गैर के बाहर देखने लगा। केवल 1 सेकंड लगा होगा और फिर उसने जल्दी से धरा को पकड़ लिया। इससे पहले कि धरा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, एक विंडब्रेकर ने धरा के सर को धक लिया और फिर कबीर की आवाज सुनाई दिया, हिलो मत। धरा ने भी उसे पकड़ लिया। धरा कबीर के सीने से चिपकी हुई थी और उसके दिल की धड़कन को साफ सुन सकती थी। उसने कुछ भी उसे देखने नहीं दिया था, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले तो खामोशी थी, लेकिन अचानक आसपास का शोर बढ़ गया। वह जानती थी कि वह पहले ही स्टूडियो से बाहर निकल चुके थे और बाहर आ गए थे। बाहर शोर अधिक साफ सुनाई दे रहा था। धरा बेशम, अबीर को फंसना बंद करो। तुम अबीर के आसपास दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उनकी गलियां बढ़ते ही जा रही थी और वह धरा के कानों में गूंज रही थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भीड़ लैला के साथ क्या हो रहा होगा। इस समय उसे लैला के बारे में उसे और ज्यादा चिंता होने लगी। दूसरी ओर लैला 1 इंच भी नहीं बढ़ सकती थी, पागल फैंस के बीच गिरी हुई थी। आगे के 2 गार्डर ने उसकी रक्षा की, इसलिए फैंस द्वारा उस पर हमला नहीं किया गया, लेकिन बातें बंद नहीं हुई। अबीर हमारे रोल मॉडल है और यह हमारे रोल मॉडल को हमसे छीनना चाहती है। हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। भीड़ में कोई चिल्लाया, यह सही है, यह इस लड़की का नकली चेहरा है, इसे हमें बेनकाब करना चाहिए ताकि अबीर इसका असली चेहरा देख सके। भीड़ में किसी ने उकसावा, यह सही है, अबीर को भी इसका असली चेहरा देखने दो। कुछ लोगों के सामने ऐसी चीजें आने लगी तो उनके मन का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। कई लोगों लैला के करीब आने के लिए बेताब हो रहे थे, जबकि पीछे लैला आगे बढ़ने की कोशिश करते जा रहे थी। तभी उसके बीच को ऐसे लोग आ गए जिन्होंने सैंडविच और बिस्कुट लिया था। कुछ लोगों ने सैंडविच और बिस्कुट फेंकना शुरू कर दिया। अचानक से एक हाथ बढ़ और इससे पहले कि लैला कुछ कर पाती, किसी उसकी टोपी को छीन लिया। लैला केवल अपने सिर पर ठंड महसूस कर सकती और वह चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके नकली बाल गिर गए। लेकिन तभी कुछ लोगों ने एक तेज फ्लैशलाइट को उसके चेहरे पर डाला और उसकी आंखें बंद हो गई। तेज रोशनी के चेहरे में पड़ते ही किसी ने तुरंत उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, हमें धोखा दिया गया है, ये धरा नहीं है, यह एक दूसरी एक्टर है। क्या ये धरा नहीं है? वास्तव में धरा नहीं है, धरा भाग गई है। लैला का पूरा शरीर लाल हो गया था। हालांकि यह भी अच्छा है कि कम से कम लैला अब ठीक थी। वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। बटलर की आवाज आई और धरा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कबीर के कदम और तेज भी होते जा रहे थे। स्टूडियो से कार पार्किंग की जगह तक चलने के लिए वो कुछ मिनट कठिन से धरा ने एक हाथ में कबीर के काला को कसकर पकड़ लिया था और उसके हाथों में पसीना आ रहा था। धरा, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। जब कबीर ने महसूस किया कि धरा घबरा गई है तो उसने उसे समझाया। इस समय कबीर उसे अपनी बाहों में पड़ा हुआ उसकी रक्षा कर रहा था। उसे किसी बात का डर नहीं था। उसकी बातें सुनकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन इस वक्त एक शख्स की आवाज आई, देखो देखो, धरा माहेश्वरी वहाँ है।
चैप्टर 34 कबीर ने धरा को बचाया। उन्हें मैडम के बारे में पता चल गया। बटलर ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आने लगी। धरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जल्दी आओ, धरा उस आदमी की बाहों में है। भगवान, ये कितनी बेशर्म औरत है। वह हमें भटका रही थी, वो अबीर और यहाँ तक कि दूसरे आदमियों के साथ फ्लर्ट भी करती है। उसको सच में एक बुरी मौत मिलनी चाहिए। धरा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कबीर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था और उसे अपनी बाहों में खींच रहा था। इस समय उसने महसूस किया कि आवाज़ें और भी करीब आ रहे थे और फिर उसे किसी ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वह कबीर के साथ टकरा गई, लेकिन कबीर ने उसे बहुत कस के पड़ा था। धरा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन कबीर फिर रुका। धरा को गेट खोलने की आवाज़ आई, लेकिन इस समय भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और सब एक दूसरे से टकराने लगे। कबीर ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसे लगा कि उसके शरीर के हर हिस्से पर लगातार कोई मार रहा है, जिसे कभी कभी आवाज़ें आ रही थी। कबीर, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? धरा का दिल पसीज गया। वह बहुत चिंतित हो गई। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर धरा को बहुत राहत महसूस हुई। जल्दी ही कबीर के गार्डों को कहते हुए सुना, आप पहले कार में बैठ जाए, बाद में हम यहाँ के हालात को ठीक करेंगे। धारा को लगा कि उसका शरीर थोड़ा ऊपर उठा और फिर एक आवाज़ के साथ पूरी तरह सब शांत हो गया। कबीर के कान के पास उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कुछ सेकंड बाद उसके शरीर पर रखा विंडब्रेकर गिर गया। धरा को लगा कि वह कुछ मिनट वर्षों के समान थे। ये समय उसके पुनर्जन्म होने जैसा था। कबीर, क्या तुम ठीक हो? धरा में अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे कबीर को देखते हुए पूछा। चिंता मत करो, कबीर ने धरा को हल्के से मुस्कान के साथ कहा। धरा की नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। सच में? बिल्कुल, कबीर ने अपनी आंखें उसे पर जमाए हुए कहा। क्या कबीर पत्नी की रक्षा करने के लायक भी नहीं है? इन शब्दों को सुनकर धरा शर्मा गई और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन अचानक खिड़की से बाहर देखकर उसे लैला की याद आ गई। लैला कहाँ है? वह कैसी है? चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। तुम थोड़ी देर में उसे फ़ोन कर लेना। ये सुनकर कि लैला ठीक है, धरा का दिल थोड़ा शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ मिनट ही उसे जीवन भर की याद रखने के लिए काफ़ी थे। पिछले जीवन में वह पहले कभी लोकप्रिय नहीं थी, हालांकि इस समय भी किसी दूसरों के फैंस ने उसे घेर लिया था। आखिर उसने इसे कभी खुद महसूस नहीं किया था। वह वास्तव में इसके लिए अनुभवहीन थी और इसके बारे में उसने सोचा नहीं था कि वह इतना डरावना होगा। कार के बाहर फैंस और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कार पर हाथ मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते रहे। वो तो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वह कार को पलट देंगे। ड्राइवर ने हॉर्न मारना जारी रखा था। किसी तरह से उनकी कार आगे बढ़ रही थी। धरा, कबीर जिसने पहले ही आंखें बंद कर ली, अचानक बोला, अगर बटलर ने मुझे नहीं बताया होता तो क्या तुम बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल पाती? भले ही तुम पूरी रात वहीं फंसी रहती तो क्या तुम मुझे तब भी नहीं बताती? उसने उससे पूछना शुरू किया और उसे मनाना पड़ा कि वह सही था। ऐसी बातें हुई थी और उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। यहाँ तक कि स्कैंडल्स के बारे में भी उसने नहीं बताया था। धरा ने सोचा, राजवंश परिवार ने भी उसके बारे में नहीं बताया था तो वह कैसे बता सकती? मैं धरा को ऐसा लगा कि वह सच बोल रहा था और वो दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब भी मुझे डर था कि आप मेरी चिंता करेंगे, धरा ने मजाक में कहा। कबीर रुका। उसने धरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई गलती नहीं थी। वह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट भी लग रही थी, जिसे देखकर वास्तव में कबीर थोड़ा शांत हो गया। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अरे! धरा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर कबीर ने फिर से कहा, इस तरह की बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। धरा ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना और मन ही मन बोली, इसका क्या मतलब है? उसे कबीर राजवंश के साथ दोबारा ऐसे अपना रिश्ता बनाने की अनुमति नहीं है, या फिर यह बताना चाहता है कि ऐसा न्यूज़ दोबारा नहीं हो आनी चाहिए। बहुत सोचने समझने के बाद वह सोचती है कि सबसे ज़्यादा संभावना पहला ही है, क्योंकि वह तो केवल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पति पत्नी है। जाहिर है आमतौर पर वह उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन कबीर अलग था। वह राजवंश परिवार से था, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा होगा। काफ़ी देर बाद लोगों का शोर कम हो गया। कार बाहर निकल गई। धरा ने खाली समय का फ़ायदा उठाकर लैला को फ़ोन किया। धरा, क्या तुम ठीक हो? कॉल कनेक्ट होते ही लैला ने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ। लैला, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे गार्ड ने मुझे घर अच्छे से पहुँचा दिया।
धरा को भी राहत मिली। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि लैला आसानी से घर पहुंच गई। लैला, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत दुख है लैला, मेरे लिए तुम्हें इतना कुछ सहन करना पड़ा। जब वह लैला पर पड़े अंड और सब्जियों के बारे में सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। क्या तुम इसके बारे में दोबारा क्यों सोच रही हो? हम तो पहले से इसके लिए तैयार हुए थे ना। धरा की आंखें थोड़ी गीली हो गई और उसने कहा, ठीक है लैला, मैं बात करना बंद कर दूंगी, तुम जल्दी आराम करो, मैं तुम्हें सेट पर वापस देखना चाहूंगी। घर पहुंचकर धरा ने आदतन दूसरी तरफ का गेट खोलने के लिए धक्का दिया, लेकिन उसे कबीर ने रोक दिया। उसने कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला और मुड़कर पहले उसे बाहर ले गया। अरे कबीर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतरो, क्या तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है? कबीर ने उसे घूर कर देख, अगर उसने उसे याद नहीं दिलाया होता तो वह सचमुच भूल गई थी। शायद इसलिए वह अभी इतना घबरा गई, उसने दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा लगा था जैसे उसे सचमुच अपने पैर के दर्द का एहसास नहीं था। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं इसे देख रहा हूँ। घर में बहुत सारे नौकरों को देखा धरा थोड़ा शर्मिंदा हो गई। चिंता मत करो, कोई भी हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, उसके अलावा तुम मेरी पत्नी हो और अगर तुम घायल हो तो एक पति होने के नाते मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये लड़का हमेशा उसके साथ इतना अच्छा रहा है, वह हमेशा छोटे छोटे बातों को लेकर इतना सब बोल जाता है, ये कुछ ज़्यादा ही करता है। लड़कियों को भी ऐसे ही आदमी पसंद आते हैं, अगर वह उसके प्यार में पड़ जाएगी तो सच में बहुत कुछ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वह इस तरह की औरत नहीं है कि जो आसानी से उसके प्यार में पड़ जाएगी। चैप्टर 35 कबीर धरा की नोक-झोंक। कबीर उसे अपने कमरे तक ले गया। जब तक उसने उसे बेड पर डाल नहीं दिया था तब तक वह उसकी बातों को अनदेखा करता रहा और वह धरा के सामने जाकर बैठ गया। धरा थोड़ी सा कपका गई और वह पीछे हट गई और बोली, कबीर तुम क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो। कबीर ने एक हाथ से उसका पैर पकड़ और दूसरे हाथ से उसके शूज निकलने लगा। उसके पैर सफ़ेद और छोटे थे, उसके पैर बहुत सुंदर थे, लेकिन जब उसने देखा तो उसे पता चला कि मोच की वजह से उसकी स्किन लाल हो गई थी। कबीर ने उसके सैंडल को नीचे फेंका और बोला, आगे से तुम्हें हाई हील्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? 1 मिनट रुके बिना ही धरा ने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि वह उसकी हाइट थोड़ी कम थी और वह एक एक्ट्रेस भी थी तो वह हाई हील्स कैसे नहीं पहन सकती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हाई हील्स पसंद है और वह भी इसे बहुत पसंद करती थी। कबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, ये सैंडल तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। कबीर ने कहा, मैं बाद में बटलर से कहकर सारे सैंडल को फेंकवा दूंगा। नहीं, वह मुझे बहुत पसंद है। धरा ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कबीर, मैं ठीक हूँ, ये सब बस गलती हुआ, इससे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं अभी शावर लेकर आती हूँ। धरा ने कहा, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना शावर लेने खुद जा सकती हूँ। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा और कहा, ठीक है तो सावधानी से जो करना होगा करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें कुछ दवा दूंगा। कबीर को बाहर जाते देखा। धरा ने खड़े होने की कोशिश की, उसका पैर जैसे ही जमीन को छुआ तो फिर थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह उसे ऐसे ही सहन करती रही और लंगड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। धरा ने शावर लिया तो वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन जब वह टॉवल लेने गई तो उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। जब वह बाथटब के पास पहुंची तो उसका पैर फिसल गया और उसके पैर में ज़्यादा दर्द होने लगा। वह कैसे भी करके खुद को चिल्लाने से रोक रही थी, तभी उसे आवाज़ आई, धरा। तुरंत ही उसके गेट पर नॉक हुआ और कबीर चिल्लाया, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? धरा को इतना दर्द हो रहा था कि वह काफ़ी देर तक ठीक से बोल भी नहीं सकी। उसने गेट के बाहर कबीर की आवाज़ पर ध्यान देने की भी परवाह नहीं की। धरा के प्रतिक्रिया के बिना कबीर के पास अब इंतजार करने का सब्र नहीं बचा, इसलिए उसने बस गेट को धक्का देकर खोला और अंदर आया। धरा, क्या हुआ? इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता है उसने धरा को बाथटब से बाहर निकाल। धरा के चेहरे पर बहुत दर्द था। कबीर, तुम अंदर क्यों आ गए? कबीर को अंदर घुसते देखकर धरा ने जल्दी से खुद को ढक लिया, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसे शर्म आने लगी, उसने अपना सिर नीचे किया और बोली, जल्दी बाहर जाओ। लेकिन कबीर ने उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। कबीर ने उसे टॉवल से लपेटा और बोला, तुम्हें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। धरा का चेहरा लाल हो गया और वह उससे मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी। कबीर, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ये सब बोलने की इजाज़त नहीं है।
कबीर ने धरा के बातों को नज़रअंदाज किया और उसे बेडरूम में ले आया। धरा को अब कुछ अजीब महसूस हो रहा था और उसने जल्दी से खुद को ढकने की कोशिश की। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और कबीर की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। इस समय वो उसकी नाराज़गी महसूस कर पा रही थी। आज तीसरी बार था जब वो इस तरह गले लगे थे, चाहे वह फैंस की वजह से हो या जब उसे चोट लगी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था। कबीर तुरंत उसके पैर को देखने के लिए झुका। धरा ने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाया। बस उसका सर ही बाहर निकाला था। उसका पैर लाल दिख रहा था और उसकी सूजन और भी बढ़ गई थी। कबीर का चेहरा सीरियस हो गया। धरा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें वास्तव में पागलों जैसा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? तुम सचमुच चाहती हो कि तुम एक दिन अपने पैरों से चल भी न पाओ? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है। कबीर, तुम ऐसे बोलकर मुझे धमका रहे हो, धरा ने शिकायत की। मैंने तुम्हें नहीं धमकाया। कबीर ने उसकी ओर देखा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें गिराया है? वो तुम ही थे। धरा उसे घूरकर देखने लगी और बोली, मुझे शॉवर लेने के बाद टॉवल चाहिए था, लेकिन टॉवल का सेल्फ इतना ऊंचा था कि मेरे पैर में चोट लग गई। मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह सेल्फ क्या तुम्हारी इजाज़त से नहीं बनाए गए हैं? कबीर का चेहरा काला होगा। तुम सच में एक पागल लड़की हो। अगर तुम उस तक नहीं पहुंच सकती थी तो क्या तुम मुझे बुला भी नहीं सकती थी? कौन जानता है कि तुम वापस आओगे भी कि नहीं? धरा ने गुस्से में कहा। उसे बहुत चोट लगी थी। वह घायल हो गई तो उसके पैर दर्द कर रहे थे। अगर वह उसे अच्छा महसूस नहीं करा सकता था तो वह उसे दोषी भी नहीं ठहरा सकता है। वह सच में पागल थी जो उसने इसे अच्छा इंसान समझा। धरा, तुम सचमुच में बेवकूफ़ हो। मैं पहले बाहर क्यों गया था? क्या तुमने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था? तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम मुझे बुला भी नहीं सकती, तो इसमें मेरी गलती कहाँ थी? कबीर ने धरा पर गहरी नज़र डाली। इस आदमी ने क्या कहा? क्या यह इसलिए वापस आया क्योंकि इसको मेरा चिंता हुई? किसी कारण से धरा को अच्छा महसूस हुआ। उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। उसने अपने ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे किया। कबीर ने देखा कि धरा अभी चुप है। तब कबीर ने पूछा, तुमने अब कुछ क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत थी? मैं गलत क्यों थी? मैंने सोचा था कि मैं सब संभाल लूंगी, बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। ये कहते हैं उसका चेहरा अनजाने में लाल हो गया और वह कबीर द्वारा अभी अभी देखे जाने की वजह से शर्मिंदा हो गई। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा है? तुम? धरा थोड़ा शर्मिंदा हो गई और वह थोड़ी खींच गई। कबीर, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। कबीर जानता था कि वह थोड़ी शर्मीली और गिरने के बाद और भी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी वह उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। मैं बहुत समय पहले इसका फ़ायदा उठा चुका हूँ और अभी इसके बारे में याद आने के लिए क्या बहुत देर नहीं हो गई? चैप्टर 36। अबीर के प्यार का इजहार। इतना सुनकर धरा गुस्से से उछलने वाली थी कि वह जैसे ही आगे बढ़ी उसके पैर में दर्द होने लगा। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द को देखकर कबीर तुरंत घबरा गया। धरा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? दरअसल कबीर उससे पूछना चाहता था कि क्या वह ठीक है। धरा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और तुरंत जवाब दिया, कबीर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितने दर्द में हूं? तो तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो। कबीर ने घूरकर धरा को देखा और बोला, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? क्या सभी लड़कियां ऐसी होती है? हाँ, मैं बहुत ही पागल हूँ। क्या आपने बहुत समय पहले ही मेरे बारे में ये सब नहीं पता था? मैं एक छोटा परिवार में पली बड़ी लड़की हूँ, तो मैं इतनी अच्छी और सुंदर कैसे हो सकती हूँ? मैं आपके अमीर परिवार की औरतों की तुलना में बेहद बेकार हूँ। और क्या आपके परिवार की औरतें पानी की जैसे कोमल दिखती है? धरा ने कबीर को घूर कर देखा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पैरों में दवा लगा दो। धरा ने अपनी बात खत्म करने से पहले ही उल्टी करना शुरू कर दिया। कौन ऐसी लड़की को पसंद करेगा? उसकी एक्टिंग देखकर तो कबीर एक पल के लिए दंग रह गया। तभी धरा ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसी ही एक्टिंग करती रहूं? मैं एक अच्छे घर की लड़की नहीं बन सकती। जब सबने धरा की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और उसके सवालों का कैसे जवाब दे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करती हूं? तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तलाक ले सकते हैं? धरा ने खुशी खुशी कहा, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारी लाइफ से भी आसानी से निकल जाऊंगी। कबीर का चेहरा काला पड़ गया और वह कुछ नहीं सुन सकता था।
धरा तुम सचमुच में बहुत ज़्यादा बोलती हो। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसने झटके से गेट बंद किया और कमरा शांत हो गया। धरा गुस्से से भड़की हुई थी और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक पिलो पका और गेट की ओर फेंक दिया गया। कबीर कमीने, मैं अपना ख्याल रख सकती हो, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऐसा करते ही उसके पैर फिर से खींच गया और धरा अपने सूजे हुए पैरों को देखने लगी और बिना आंसुओं के रोना चाहती थी। अब वह बाहर नहीं जा सकती। कुछ दिनों में भले ही वह दर्द के कारण बिस्तर से मुश्किल से उठ पाती थी, फिर भी वह लगातार चल रही थी। वह सोच रही थी कि वो कैसे फिल्म में काम करने जाएगी। आधी रात में कबीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसने एक छोटे से तेल का बोतल पकड़ा हुआ था। उसने बेड पर देखा। धरा सिमटी हुई थी क्योंकि वह बहुत दर्द में थी और उसके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था कि वह कितने दर्द में है। कबीर ने उसके ब्लैंकेट को हल्के से ऊपर उठाया और उसके पैर पर वह तेल लगाने लगा। वह धीरे धीरे मालिश कर रहा था ताकि वह उसे जगा ना दे। अपने पैरों में दर्द के कारण धरा वास्तव में बहुत देर तक नहीं सोई थी। अभी भी वो हल्की नींद में थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि कोई उसके पैरों को सहला रहा था, लेकिन उसके हाथों की गर्मी की वजह से वह उठना नहीं चाहती थी और अब उसका दर्द कम होने लगा था। धरा जो हल्की नींद में थी आखिरकार जाग गई और जैसे ही उसकी नज़र कबीर से मिली उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या मैंने तुम्हें दर्द दे दिया? कबीर ने सबसे पहले बात की। धरा ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में कहना चाहती थी कि न केवल उसे दर्द नहीं हो रहा बल्कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन वह ऐसे शब्द नहीं कह सकी। कबीर ने कहा, पहले कुछ देर और तेल लगाने दो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। धरा ने अपने होंठ भीजे। ठीक है, बस इसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो और वह ठीक हो जाएगा। मेरी बात तुम मान क्यों नहीं जाती? धरा, तुम्हें अच्छी पत्नी की तरह मेरी बात माननी चाहिए। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जब उसने कहा तो धरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। कबीर, थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगली सुबह कबीर धरा को लेकर एक डॉक्टर को दिखाने गया। उसके पैर में ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। 1 हफ्ते तक आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। वहां से जाते समय धरा के मन में एक परेशानी चल रही थी। वो अभी फिल्म क्रू में शामिल होने की वजह से छुट्टी मांगने में झिझक रही थी। तुम्हें अपने पैर पर ध्यान देना चाहिए। छुट्टी के बारे में मैं देख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बगल में बैठे कबीर ने उसके विचारों को अच्छे से समझ लिया। तुम इसे कैसे संभालोगे? धरा ने पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। अगले कुछ दिन तुम बस आराम करो और ठीक हो जो। धरा ने हाँ में सिर हिलाई। उसकी चिंता वास्तव में बिना मतलब की थी। कबीर कौन था? वह ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने की वजह से धरा के पास एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखने का समय नहीं था। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर वह घबरा गई। जब वह घर पहुंची तो उसने जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। चारों ओर देखने के बाद उसने महसूस किया कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे। पागल फैंस ने पूरी तरह से उन लोगों को घेर लिया और अचानक ही एक रहस्यमयी आदमी आ गया जिसने धरा को बचा लिया। कबीर को अबीर राजवंश के फैंस ने रहस्यमयी आदमी कहा था। लोगों ने वहां की फोटोज भी ली थी, लेकिन सौभाग्य से कोई भी फोटो साफ नहीं थी, खासकर उसके और कबीर के लिए जो लगभग कोई और पहचान नहीं पाएगा। हालांकि भले ही कबीर की तस्वीर नहीं खींची गई थी, क्या उन्हें दूसरों द्वारा डर नहीं था? कबीर, कल रात क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? उसके बगल में बैठा कबीर मुस्कुराया और बोला, नहीं। क्या तुमने इतना यकीन है? धरा ने पूछा क्योंकि कबीर ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बहुत से लोग नहीं जानते कि कबीर राजवंश कैसा दिखता है और जो जानते हैं वह बकवास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कबीर ने जो कहा वह सच था। हर कोई वास्तव में उसे नहीं जानता था। अपने पिछले जीवन में उसने केवल नाम सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह उसके साथ किसी रिश्ते में बंध जाएगी। हालांकि कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद वह सेट पर नहीं जाएंगे क्योंकि धरा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। धरा का मानना था कि मामला जल्दी ही शांत हो जाएगा। दोपहर के लंच के बाद धरा ने एक अच्छी नींद ली। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। धरा ने बिना देखे फ़ोन काट दिया। तभी दोबारा फ़ोन बजने लगा। धरा, क्या तुम अभी सोने के मूड में हो? पता है कि तुम ट्रेडिंग टॉपिक बनी हुई हो। अबीर राजवंश ने पब्लिकली अपने प्यार को माना है। क्या? धरा बिस्तर से उछल पड़ी। उसकी सारी नींद गायब हो गई और उसे डर था कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है।
अबीर राजवंश पब्लिकली उसे प्यार का इजहार कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बेतुका है। लेकिन अंजलि को ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा था। अंजलि ने जो कहा उसे सुनने के बाद धरा का अब सोने का मूड नहीं था, इसलिए उसने फ़ोन रख दिया और अबीर का पोस्ट खोला। उसमें अबीर के न्यू पोस्ट को देखा तो वह लगभग बेहोश हो गई। ब्रोकर हॉट के सेट में ये उन दोनों की स्थिति की ये तस्वीर, मुझे इस तरह की मुस्कान सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं बस इसी तरह से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अपनी आखिरी सांस तक। चैप्टर 37 माया का गुस्सा। धरा सचमुच बहुत डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अबीर राजवंश सचमुच पागल हो गया है या कुछ और बात है। जो खबर धीरे धीरे शांत होने वाली थी वह उसके बयान से पूरी तरह से खराब हो गई थी। यह एक शांत पानी में पत्थर मारने जैसा था। नहीं नहीं, यह एक बहुत बड़ा पत्थर था। डर के मारे उसकी हालत खराब होते जा रही थी। ये खबर अबीर राजवंश के बारे में थी। इसकी वजह से यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक आग की तरह था। धरा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अबीर किस तरह की बातें फैला रहा है। वह ऐसे इमेजिनेशन पोस्ट कैसे कर सकता है? क्या इससे और ज़्यादा लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? पहले से ही अबीर के फैंस उससे नफरत करते थे, लेकिन अब शायद वह उसे चाकू मारना चाहते होंगे। धरा ने कमेंट पर क्लिक किया और जब उसने उस कमेंट को पढ़ा था वह स्तब्ध रह गई है। भगवान, अबीर किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये धरा के सामने अपने प्यार को मान रहे हैं? वाह, ये तो बहुत सही लग रहा है। लगता है अबीर उसे बहुत प्यार करते हैं। हमें उन्हें ब्लेसिंग देनी चाहिए। बेशक, अब जबकि अबीर द्वारा कोई चुना गया है तो हमें बिना शर्त के उनका सपोर्ट करना चाहिए। आओ चलो सभी धरा महेश्वरी को फॉलो करें। मैं ऐलान करता हूँ, आज से धरा मेरी देवी है। अबीर के पोस्ट की वजह से रिजल्ट काफ़ी अलग थे। न केवल उन्होंने अब उसका अपमान नहीं किया बल्कि वह उनकी नज़रों में अब देवी बन गई। फिर उसने देखा कि उसके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। वह भी एक एक्ट्रेस थी, लेकिन एक्टर के बीच इतना अंतर क्यों है? इस समय धरा को लगा कि वह इन फैंस को उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि उसके फैंस ही अबीर की वजह से बढ़े। वही बटलर के बोलने से पहले कबीर काफ़ी देर तक न्यूज़ को देखता रहा। बटलर ने उसे दूर से देखा और जल्दी से कहा, सर यह एक गलतफहमी भी हो सकती है। मास्टर अबीर शायद स्थिति को बड़ नहीं बनना चाहते होंगे, इसलिए तो उसे कोई भी बयान देने के बजाय चुप रहना चाहिए, न कि वैसा करना चाहिए जैसे अबीर कर रहा है ना? कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। बटलर ने अचानक से अपने सारे भगवानों को याद कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर कांप रहा है, जबकि ऐसी उतना भी लो नहीं था। सर आप क्या चाहते हैं? क्या हमें मास्टर अबीर को समझना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरे दिन बिजनेस नहीं करता। वो एक एक्टर बनना चाहता था। कुछ सालों से वो बस यंग माना जाता था, लेकिन वो अबीर क्या बन गया है? बस लोगों के मजाक का कारण उसे उस फिल्म से हटा दो। हाँ, बटलर डर गया। अबीर और कबीर के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। हालांकि वह चचेरे भाई है, फिर भी वे भाइयों की तरह ही करीब है। कॉलेज के बाद अबीर राजवंश ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने अपने परिवार को बिना बताए टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया और फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। इस कारण अबीर के पिता बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को मजबूर किया है। अबीर के पिता ने उसे रूम में बंद कर दिया। बाद में कबीर ने आगे बढ़ाकर उन्हें मनाया और अबीर की ख्वाहिश को पूरा किया। इन सालों में कबीर ने भी काफ़ी मेहनत करके सब कुछ पाया। अबीर ने भी राजवंश परिवार से कोई उम्मीद नहीं रखी, बल्कि अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। वह न केवल फेमस हुआ बल्कि उसने अपने खुद की एक गेमिंग कंपनी भी खोली और उसमें भी सफलता हासिल की। यहाँ तक कि कबीर ने कहा कि राजवंश ग्रुप में जब भी वह लौटना चाहता है वह आ सकता है, लेकिन उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी कबीर ने जो कहा वह उनके पिछले रवैया से बिल्कुल उल्टा था। इस तरह से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता था कि कबीर को अच्छा नहीं लगा कि अबीर का उसकी पत्नी से कोई लेना देना हो। सर, लेकिन आप अगर मास्टर अबीर पर रोक लगाएंगे तो हॉट ब्रोकन फिल्म बंद हो जाएगी। और फिर मैडम? कबीर थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, फिर बस इस फिल्म के ख़त्म होने का वेट करो। हाँ, बटलर ने जवाब दिया। वो जाने ही वाला था, लेकिन कबीर ने उसे फिर से रोक लिया और बोला, अबीर को बोलो कि मुझसे बाहर आकर मिले। बटलर ने मन ही मन सोचा, जाहिर है जरूर मिस्टर कबीर मिस्टर अबीर के साथ कुछ करने वाले हैं। ये देखा जा सकता था कि अबीर के दिल में धरा सचमुच में एक खास जगह रखनी है। माया ने जब इंटरनेट पर न्यूज़ देखी तो वह चाहकर भी अपने फ़ोन को फेंकने से रोक नहीं सकी। वह कंट्रोल से बाहर हो गई। क्यों क्या अबीर राजवंश पागल हो गया है? क्या वह वास्तव में धरा को पसंद करता है? उसने ऐसे बयान देने की हिम्मत कैसे की?
इस तरह न केवल वह धरा को हरा नहीं सकती बल्कि अब उसके ऊपर लोग का ज़्यादा ध्यान जाएगा। उसे अब डर लगने लगा कि हॉट ब्रोकन आने से पहले ही वह ज़्यादा फेमस हो जाएगी। क्या उसके लिए ठीक नहीं था? माया के पागलपन भरे रूप को देखकर फलक डर गई और उसने सावधानी से कहा, माया नाराज मत होइए, ये तो बस आज की बात है। धरा की तुलना में आप कैसे हार सकती है? वह इतनी फेमस नहीं हो सकती, यहाँ तक कि यदि वह फेमस है तो भी वह आपसे आगे नहीं निकल पाएगी। बस इन शब्दों का क्या मतलब है? हर बार जब मैं सोचती हूँ कि हम उसे अब बर्बाद कर सकते हैं तो सारी सिचुएशन ही पलट जाती है। फलक, क्या आप एक बार भी सफल हुई? माया ने उस पर कड़ी नज़र डाली कि धरा को अबीर के फैंस ने पब्लिकली घेर लिया था। ये सब फलक की अच्छी तरह से काम ना करने के कारण हुआ था। उसने धरा को एक झटके से नीचे नहीं गिराया और उसे पलटने का मौका दिया। सिस्टर माया, नाराज मत होइए, यह मैं ही हूँ जिसने मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाल, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि एक अनजान आदमी आकर उसे बचा लेगा। पलक को भी बुरा महसूस हुआ। अगर वह आदमी नहीं आता तो धरा उस रात सचमुच में नीचे गिर जाती और उनकी प्लानिंग स्वाभाविक रूप से अच्छी थी। उस अनजान आदमी के बारे में बात करते हुए माया के चेहरे के भाव बदल गए। यदि उनकी सारी प्लानिंग खराब हुई थी तो उसका कारण वह रहस्यमय आदमी था। वह आदमी कौन था? ऐसा कहा जा सकता था कि वह बहुत बड़ा आदमी था और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, लेकिन उसकी कार ज़्यादा महंगी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता है कि वह आदमी जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा था। सिस्टम माया, मुझे लगता है कि वह अबीर राजवंश हो सकता है, फलक ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। यही कारण है कि उन्होंने आज ऐसा बयान दिया। शायद वह पहले से ही सब समझ चुके हैं। वह आदमी उसके जैसा नहीं लग रहा था। माया ने तुरंत मना किया। हालांकि फोटो दूर से लिया गया था और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर को देखकर ही वह बता सकती थी कि वह अबीर नहीं था। वह आदमी अबीर से ज़्यादा लंबा था। फलक हैरान हो गई। ये तो अजीब बात है, अब जबकि वह अबीर नहीं थे तो अबीर ने ऐसा बयान क्यों दिया? यह संभव है कि उसे किसी दूसरे ने ऐसा करने के लिए कहा हो और यह एक हमें बस दिखाने के लिए सब किया गया हो। माया ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोली, तुम्हारी बातें तो सच लग रही है। मुझे भी लग रहा है कि कोई अबीर की आड़ में ये सब कर रहा है। धरा वह सचमुच में किस तरह के आदमी के प्यार में पड़ गई? सिस्टर माया, चिंता मत करो, मैंने सुना है कि धरा के पैर में मोच आ गई है और वह शूटिंग से छुट्टी मांग रही है। जब वह वापस आएगी तो हमारे पास उसे सबक सिखाने के और भी तरीके होंगे। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी भाग्यशाली होगी कि वह बच पाए। माया ने उसकी ओर देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? फलक में अपनी आंखें घुमाई और झुककर माया के कान में फुसफुसाने लगी। अंततः माया के चेहरे के भाव बदल गए और वो खुश हो गई। चैप्टर 38। किस डिनर करने के बाद धरा अपने लैपटॉप को लेकर दूसरे फिल्म देखने लगी। उसे पता था कि वह हॉट ब्रोकन में सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसने काफ़ी टाइम से एक्टिंग नहीं की। उसे अपनी एक्टिंग को और अच्छी करने के लिए और भी एक्टिंग के स्किल सीखने पड़ेंगे। जब कबीर गेट खोलकर अंदर आया तब भी धरा ने उस तरफ नहीं देखा। धरा इस समय फिल्म देखने में इतनी डूबी हुई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कबीर कब वहां आया। उसे हाल ही में पता चला कि उसके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वह कबीर से छुपा सकती है। कबीर जब चाहे उसके कमरे में आ सकता है, यहाँ तक कि कबीर उसे अंदर आने से पहले पूछता भी नहीं था और ना ही गेट को नॉक करता है, जो ये सब शायद जानबूझकर करता था ताकि वह धरा को परेशान करे। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि धरा क्या कर रही है। कबीर सोफे पर बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस करके पेपर पढ़ने लगा। 10 साल पहले इंटरनेट आया था। हालांकि अब के समय में भी बहुत सारे लोग इंटरनेट की न्यूज़ की तुलना में न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते थे। कबीर न्यूज़पेपर पलटने के बाद जानबूझकर या अनजाने में धरा की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उसे नीचे रखा। उसने जानबूझकर पेपर को धरा के तरफ रखा ताकि वह उसका ध्यान खुद पर ला सके। धरा ने उस पर एक नज़र डाली और तुरंत उसे दोषी महसूस हुआ। वह यहाँ न्यूज़ के बारे में पूछने आया होगा। उसने चुपचाप लैपटॉप बंद किया और खांसते हुए बोली, कबीर, मैं तुम्हें इसके बारे में समझा सकती हूँ। क्या तुम मुझे अब हब्बी या हनी नहीं कहोगी? कबीर ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन किसी कारण से धरा को लगा कि वह बहुत नाखुश है। कबीर, क्या मजाक कर रहे हो सच में, या बस एक एक्सीडेंट था? मैं उस दिन जब मैं डिनर के टाइम खड़ी थी तो अचानक गिरने वाली थी। उस समय कबीर ने मेरी मदद की, लेकिन बुरी बात यह है कि किसी ने जानबूझकर अफवाहें फैलाने के लिए ऐसी फोटो ले ली। अबीर के फैंस मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हैं। अबीर को शायद लगा होगा कि मैं बहुत बेचारी लड़की
हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर ये सब बोला ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए। कबीर ने सुना और थोड़ी देर बाद सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। धरा को डर था कि उसने जो कहा वह उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं सच में कसम खाती हूँ, मैं अबीर के साथ कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है कि वह राजवंश परिवार से है, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती। ओह, तुम्हारा मतलब है कि अगर राजवंश परिवार का वह नहीं होता तो क्या तुम ऐसा करती? कबीर का चेहरा अचानक उसकी तरह थोड़ा झुक गया। धरा को उससे तुरंत डर लगने लगा। इस आदमी से के कहने का क्या मतलब है? क्या उसे अबीर राजवंश की परवाह नहीं है? क्या उसे ऐसा लगता है कि वह ऐसा करेगी? उसने उसे गलत समझ लिया। इसका कोई मतलब है नहीं है, उसके पास तो उसकी परवाह करने का कोई कारण भी नहीं है, वह तो बस उसकी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ थी। ऐसा लगता है कि उसने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया, यानी चाहे वह और कबीर सच में हस्बैंड वाइफ हो या ना हो, कबीर को एक आदमी होने की वजह से ये सब बोलने का हक है। जब आदमियों की बात आती है तो वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब औरतों की बात आती है तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। इसके अलावा कबीर अभी जिस पोजीशन पर है, शायद उसके लिए धरा अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर यह खबर फैल गई कि कबीर की पत्नी ने उसे धोखा दिया तो शायद उसे बहुत शर्म आएगी। ये किसी भी स्थिति में कबीर को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए धरा को लगा कि कबीर का गुस्सा बस इसी वजह से था। ये समझते हुए धरा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास मेरा खुद का पति है, मेरा पति बहुत ही अट्रैक्टिव और अमीर है। भले ही कोई कितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पति है। वैसे भी वह सब बस कोयला है, मेरा पति तो हीरे की खदान है। कबीर की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने पलटकर धरा को अपने नीचे दबा लिया और लगभग उसका चेहरा छूते हुए बोला, मैं सच में जानना चाहता हूं कि मिसेज राजवंश ने अपने पति को कैसे अट्रैक्ट किया। धरा भी चौंक कर रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आदमी उससे इतनी बेशर्मी पर उतर आएगा। वह अपने दिल ही दिल में उसे एक गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों बहुत ही अजीब थे, वह तो बस ऐसे ही समझना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका गलत मतलब समझ जाएगा। धरा अब उसे समझने में असमर्थ थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। धरा ने अपनी आंखें घुमाई और उसकी चापलूसी करते हुए कहा, मेरा पति तो बहुत अच्छा है और वह मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक कि वह मेरा कभी फायदा भी नहीं उठाएगा। कबीर का मुंह थोड़ा मुड़ गया। उसने अपनी नाक थोड़ी नीचे करके उसके नाक को छूते हुए कहा, तो अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पति कैसा है? क्या तुम मुझे बहकने की कोशिश कर रही हो? तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसकी उंगलियां धरा के चेहरे पर घूम रही थी और उसकी गर्म सांसें धरा के गले पर महसूस हो रही थी, जिससे वह बेचैन हो गई। उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था जो कई लड़कियों को अट्रैक्ट करता था। धरा ने सर उठाकर देखा और अचानक से धरा ने कबीर के गालों को चूम लिया। जैसे ही धरा ने ऐसा किया, कबीर एकदम से शांत हो गया और एक पल के लिए तो स्तब्ध गया। वह तो धरा को चिढ़ना चाहता था, लेकिन धरा के किस ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसे जहां तक याद था, धरा को तो उसे गले लगाना भी पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन उसके गालों पर खुद आगे बढ़कर चूम सकती थी। उसने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करने की कोशिश की। वास्तव में अब उसे किस करने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक से धरा अपने होश में आई और उसे लगा कि वह अभी क्या कर रही थी। धरा कबीर को धकेलना की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। कबीर, मुझे फिर से किस करो। अचानक से कबीर बोल पड़ा। धरा, जो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, एकदम से चौंक गई। धरा के दिमाग में एक पल के लिए आया कि वह कुछ गलत सुन रही है। फिर उसने कबीर की ओर देखा और धरा ने अपनी पलक झपकाई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसा वह सोच में पड़ गई हो। उसकी काली आंखें में पानी आ गया और वह उत्सुकता से देख रही थी। वह एक बिल्ली के बच्चे की तरह डरी हुई लग रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब वह उसका इंतजार नहीं कर सका और धरा को चूम लिया। चैप्टर 39। पफ। कबीर का खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल था, लेकिन जब वह धरा को किस कर रहा था तो वह अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। धरा का भी यही हाल था, वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे करके कबीर के हाथ धरा के शरीर पर चलने लगे, जिसकी वजह से धरा खुद को कांपने से रोक नहीं सकी। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने खुद के शरीर को बहुत कमजोर पाया और वह उसे दूर करने में सफल नहीं हो सकी। उसने धीरे से कबीर का नाम लिया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी भी स्पष्ट नहीं थी कि वह कबीर को सुनाई देती। तभी कबीर ने अचानक से कहा, मिसेज राजवंश, मुझे यह अच्छा लगा।
कबीर की अचानक से कर्कश आवाज़ सुनकर धरा और भी ज़्यादा उसमें खोती गई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझे अट्रैक्ट करने में सफल रही तो क्या मैं अपने पति होने का हक ले सकता हूँ? धरा ने अनजाने में हाँ कहा इससे पहले कि वह उसे मना कर पाती। कबीर उसे चूमने लगा। तभी गेट पर नॉक हुआ। आवाज़ की वजह से अचानक दोनों रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखने से पहले अपने कपड़ों को देखा। धरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से कबीर को खुद से दूर किया। सर, पुराने घर से मैडम का फ़ोन आया है, वह आपसे कुछ बात करना चाहती है। बाहर से बटलर की आवाज़ आई। ये सुनकर कि उसकी माँ का फ़ोन आया है, कबीर उसे मना नहीं कर सका और वह जल्दी से उठ गया। लेकिन वह धरा को अच्छे से कंबल से ढकना नहीं भूला। तुम्हें अब आराम करना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कबीर की पीठ को देखकर धरा ने अपना चेहरे ढक लिया, लेकिन वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। किसी कारण से उसे ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि कबीर बहुत ही अच्छा इंसान है, कभी कभी वह दबंग हो जाता है। उसे मानना पड़ेगा कि कुछ महीनों में उसके साथ रहने के बाद वह बता सकती थी कि उसमें बहुत अच्छी आदतें हैं जो बाकी दूसरे पतियों में नहीं होती है। अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर धरा को थोड़ी शर्मिंदा सी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे मना करने का उसके पास कोई कारण ही नहीं था। अगर बटलर ने गेट नॉक नहीं किया होता तो वह बता नहीं सकती थी कि क्या क्या हो सकता था। नहीं नहीं धरा, तुम ज़्यादा मत सोचो करो, वह कबीर है, तुम हो भले ही है, हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो नहीं बदलने वाला। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अचानक से एक आवाज़ आई। इससे घरा चौंक गई और उसने चारों तरफ देखा और बोली, कौन बात कर रहा है? कमरा बेहद शांत था, सवालों का कोई जवाब नहीं आया। जाहिर है उसने स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं है। एक पल के लिए धरा को डर लगने लगा। क्या बात है? क्या ये कोई भूत है? धरा खुद बोलने से रोक नहीं सकी। मैं भूत नहीं हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार धरा ने बहुत ही साफ शब्दों में सुना। उसने देखा कि यह एक बच्चे की आवाज़ है। कौन हो तुम? तुम इंसान हो या भूत? धरा लगभग उछल पड़ी। उसने छोटी से मेज पर एक बड़े फूलदार को भी उठा लिया ताकि खुद को बचा सके। उसने चारों तरफ देखा और बोली, कौन बात कर रहा है? कमरा फिर से शांत हो गया। उसके सवालों का कोई जवाब नहीं आया। एक पल के लिए धरा को डर लगने लगा। तभी उसे एक साइड से आवाज़ फिर से आई। वह उसे पकड़ने के लिए भी तैयार थी। मैंने तुमसे कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, लेकिन मैं इंसान भी नहीं हूँ। इस बार आवाज़ ने तुरंत जवाब दिया, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं किसी को बुला लूँगी। धरा हालांकि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? छोटे बच्चे की आवाज़ के बाद एक गोल सफ़ेद परछाई अचानक से धरा के सामने आई, जिससे वह लगभग ज़मीन पर गिर पड़ी। ये तो वही छोटा सा बाल जैसा दिखने वाली परछाई है जिसे उसने बगीचे में देखा था। यह सही है, ये छोटा बाल जैसा लड़का ही है। उस दिन वह ऐसे ही लग रहा था। वह सफ़ेद आकार की परछाई थी जिसके 4 बड़े दांत थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अभी बात कर सकता था। तुम क्या हो? धरा ने पूछा। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, उस छोटे सी बॉल ने कहा। नहीं, मैं कोई वस्तु नहीं है, ना व्यक्ति है ना जानवर है, तो तुम बस एक राक्षस हो सकते हो, चाहे पिछला जन्म हो या अब का जीवन। उसने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। नहीं नहीं, मैं एक चीज़ हूँ, छोटा सा बाल और अधिक कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह पहले से ही परेशानी में है, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। वो उसमें बहुत ही मासूम लग रहा था। धरा उसके सुंदर रूप से चौंक गई और जोर से हंसने लगी। अरे छोटे बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? आप इंसान की भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा एक नाम है। उस परछाई ने आंखें घुमाई। इसके अलावा अगर मैं इंसानों की भाषा में तुमसे बात नहीं करता तो क्या तुम मेरी बात समझ सकती? धरा चौंक गई, उसे यह सही लग रहा था। धरा इसके बारे में पता करने से ज़्यादा इसका नाम जानना चाहती थी। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, धरा ने बोला, मुझे लगता है कि आपका नाम व्हाइट बॉल है ना? उसने धरा पर नज़र डाली और अपने प्यारे दांत को दिखाते हुए बोला, मुझे ऐसे बेकार नाम से मत बुलाओ। तुम मुझे व्हाइट बॉल क्यों बोल रही हो? मैं व्हाइट नहीं हूँ। तो फिर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्लैकबेरी है। क्या ये नाम ज़्यादा बेकार नहीं है? ब्लैकबेरी क्या होता है? इसका कारण आपका दिल काला है। उसने मजाक किया। नहीं, तुम मेरा नाम का मजाक नहीं उड़ा सकती। तुम यहाँ चुपकर क्या कर रहे थे, पहले ये बताओ। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। क्या बाद में पता चलेगा? मैं बहुत प्यार हूँ, क्या तुम मुझे रखने की प्लानिंग नहीं कर रही हो?
उस छोटे से बॉल ने सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें क्यों रखने लगी? धरा को आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चों ने उसे खुद को रखने के लिए खुद कहा, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारा हूँ, मैं कम खाता हूँ, मुझे पता है कि कैसे काम करना है और मैं काम कर सकता हूँ, थोड़ा सब्र रखो, वैसे भी तुम मुझे पसंद करोगी। छोटा बॉल बहुत ही घमंड दिखा रहा था। धरा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वास्तव में वह कोई जादुई चीज थी। धरा ने देखा, अचानक से उसका दिल नर्म महसूस हुआ और उसे कुछ याद आया। उसकी आंखें अचानक से भर, अगर वह दोबारा अपनी जिंदगी जीती तो वह कभी इसे नहीं भूलेगी। उसने सामने के उस छोटे गेंद को देखा जिसने उसे खुद को प्यार करने से मजबूर कर दिया। वह काफी प्यारा लग रहा था और जब वह अकेली थी तो यह एक उसका साथी भी हो सकता था। इसके बारे में क्या ख्याल आते ही वो बोली, मैं तुम्हें अपना सकती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा नाम बदलना होगा। ब्लैकबेरी बहुत ही बेकार नाम है। धरा ने शर्त रखी। ठीक है तो इसे चेंज कर दो, बॉल बोला। पफ, कैसा है? उसके बोलने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो मुस्कुराई। ठीक है। 6 महीने से विला में रहने के बाद और डॉक्टर द्वारा बार बार उसे चेक करने के बाद उसे बताया गया कि अब उसे कोई परेशानी नहीं है। कबीर तब जाकर धरा को शूटिंग पर भेजने के लिए माना। कपड़े बदलने के बाद धरा बाहर जाने वाली थी कि तभी उसे पफ की प्यारी आवाज आई, क्या आप मुझे सेट पर ले जाने वाली है? धारा ने अपना सर घुमाया और देखा कि वह छोटा बॉल सोफे पर बैठा हुआ है और अपना सिर नीचे करके पैर हिला रहा था जैसे वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। धरा थोड़ा हंस पड़ी। मैं सेट में तुम्हें लेकर क्यों जाऊंगी, क्या तुम वहां पर एक्टिंग करना चाहते हो? पफ ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना चाहता हूँ। धरा पा के सामने चली गई और अपनी हथेलियां से उसे छूने की कोशिश करने लगी। वह छोटा बॉल झटके से उसके हाथ पर कूद गया। उसके धरा के हाथ पर आते ही वो खुद को रगड़ने लगा और फिर बैठ गया। धरा ने उसे उठाया और अपने करीब लाकर बोली, मैं काम करने जा रही हूँ, खेलने नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अच्छे बच्चे की तरह यहीं पर रुको। पफ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं बस चुपचाप वहाँ सब देखूंगा। नहीं, धरा ने उसके चेहरे पर टैप किया, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम घर पर ही रुको। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। छोटे से बॉल ने अपना मुंह से कोड लिया। हालांकि वह दुखी था फिर भी वह धरा की बात मानकर चुपचाप बैठ गया। छोटे बॉल को अपनी बात मानते देखकर धरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह मुड़ी और उसने संतुष्टि से गेट की ओर चल पड़ी। दीदी, पफ ने उसे पीछे से रोका, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? धरा ने इंटरेस्ट से पूछा। पफ में पलके झुकी ली, मुझे ले चलो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। धरा ने अपना सिर हिलाया, तुम बहुत शरारती हो। दीदी, आपको मुझे ले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपनी ड्रेस को लेकर सावधान रहे। ड्रेस? तुम्हारा क्या मतलब है? बस सावधान रहे। चैप्टर 40 माया का हुआ प्लान फेल। धरा को यह महसूस हुआ कि वो पफ की बातें समझ नहीं सकती, इसलिए उसने उसके बातों को अच्छे से अपने मन में बिठा लिया। वह कई दिनों से सेट पर नहीं आई थी और काफ़ी पीछे उसकी शूटिंग चल रही थी। इस समय के दौरान वह अपने शेड्यूल को ठीक करने के लिए ओवरटाइम करने जा रही थी और वह अपनी वजह से उस फिल्म की शूटिंग में रुकावट नहीं कर सकती थी। धरा ड्रेस लेने के बाद उसे बदलने जाने वाली थी, उससे पहले ही लैला की आवाज़ आई। लैला ने लापरवाही से ड्रेस को सेल्फ रखा और उससे मिलने के लिए ऊपर चली गई। लैला जल्दी से ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगी। धरा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पैर सच में ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। धरा, ये जानकर कि तुम आज यहाँ हो, मैं तुम्हारे पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाकर लाई हूँ, बस रुको, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। अरे लैला, मैं इसे तुम्हारे साथ खा लूँगी, पहले तुम यहाँ आओ। धरा ने उसे खींचते हुए कहा, क्या आज तुम्हारे पास शूट करने के लिए बहुत सारे सीन नहीं हैं? मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी जल्दी है, चलो साथ चलत है। दोनों हाथों में हाथ डालकर बाहर निकल गई। उनके पीछे एक लड़की ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वह स्वीट डिश लेकर अंदर आई, धरा ने उसे टेबल पर रख दिया और अपने ड्रेस बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वह पहले कोई भी ऐड करती थी तो उसे बहुत अच्छे से ड्रेस के हर हिस्से के बारे में अच्छे से पता था। जब उसने उस ड्रेस को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा और वह खुद को हंसने से रोक नहीं, उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा सोच रही है। जब वो सेट पर पहुंची तो जो सीन दिखाया जाना तो उसमें धरा के लापरवाह जीवन को दिखाया जाना था, जिसमें वह उड़ती हुई नजर आएगी और साथ ही उसके को एक्टर भी उसमें शामिल थे। सब सेट हो गया, डायरेक्टर अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉट। धरा, माया और बाकी एक्टर हवा में लटके हुए थे, उन सबकी स्पीड काफ़ी तेज थी।
उन्होंने हवा में काफ़ी अच्छे एक्टिंग की, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई परी हो। पूरे सीन में उन सब के बीच दूरी ज़्यादा लंबी नहीं थी। पहले डायरेक्ट को लगा कि उन लोगों के एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने दूसरी बार उसे शूट करने के लिए कहा। दूसरी बार जब उन्होंने ध्यान दिया कि फिर से एक एक्ट्रेस की एक्टिंग थोड़ी ख़राब है, डायरेक्टर ने फिर से उसे रोक दिया और उन्हें तीसरी बार यह करना पड़ा। बाकी सब की तुलना में माया और धरा की एक्टिंग अच्छी थी। माया ने वाइट कलर के ड्रेस पहनी थी और धरा ने ग्रीन कलर की। उनके शॉट लंबे थे और उनका क्लोजअप भी लिया जा रहा था। क्लोज अप ज़्यादातर धरा और माया के ही थे। ये सीन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और जैसे ही यह पूरा होने वाला था और डायरेक्टर ने खुश होकर हाँ बोलते ही वाले थे, अगले पल सबने धरा के हाँफने की आवाज़ सुनी। उसके बाद माया की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। माया ने अपने सीने को गले से लगा लिया, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही खराब हो गए थे। उसके ज़्यादातर कपड़े नीचे गिर गए थे और उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के हो गया। हे भगवान! चारों तरफ से लोग माया को देखने लगे। कुछ हंसने की आवाज़ भी आने लगी। उसके कपड़ों को क्या हुआ? कपड़े अचानक से उसके शरीर से कैसे गायब हो गए? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? क्या पता, हो सकता है उसने इसे खुद ही उतार दिया होगा। ये कैसे हो सकता है? क्या वह पागल है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाल ही में धरा के अबीर राजवंश के साथ अपने रिलेशन के कारण अपनी तरफ लोगों अट्रैक्ट कर लिया था। लोगों को लगता था कि वह जल्दी ही सुर्खियों में आने वाली है, जिसकी वजह से कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। इसलिए सबका निशान अब माया बन गई थी। चारों तरफ सभी प्रकार की आवाज़ें गूंजने लगी, चाहे वह फिल्म का कोई भी हो। माया का मजाक उड़ने लगा। जब माया को तार से नीचे उतारा गया तो वह थोड़ी शर्मिंदगी में जा चुकी थी। चेक करो। स्टाफ के सामने ऐसे खड़े रहने की वजह से माया को लगभग सभी को लोग देखे जा रहे थे। वह इतनी शर्मिंदा और नाराज हो गई कि उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। फलक ने जल्दी से उसे उठाया और एक कंबल उसके ऊपर रख दिया। सिस्टर माया, क्या आप ठीक है? यह आवाज़ सुनकर माया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और फलक के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ मारते ही फलक के चेहरे पर निशान दिखाई देने लगा। चारों तरफ आवाज़ शांत हो गई। फलक पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने माया को हैरानी से देखा, लेकिन चारों ओर फिर से लोगों की बातें शुरू हो गई। क्या बात है? माया ने फलक को क्यों मारा? मुझे नहीं पता। फलक एक ड्रेस डिजाइनर भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि फलक ने इसे खराब कर दिया? फलक ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और बोली, सिस्टर माया। माया ने फलक को दूर धकेला और बोली, दूर हो जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना कंबल लेपेटा और बाथरूम की ओर भागी। फलक एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, वो भी तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगी। सिस्टर माया, मेरा इंतजार करो। धरा यह नज़ारा अपनी आंखों से देखा। उसने उन दोनों को एक के बाद एक बाथरूम की ओर भागते देखा। एक बार धरा ने के अपनी नज़रें घुमाई, उसके बाद वो भी और जल्दी से उधर जाने लगी। बाथरूम की साइड में अंधेरा था और आमतौर पर ही कम लोग वहां से गुजरते थे। धरा हल्के से उनके पास आई और माया और फलक के बीच की बातों को सुनने लगी। चारों ओर बहुत शांति थी। भले ही दोनों की आवाज़ कम थी, लेकिन वो बहुत साफ और ऐसी थी कि उनकी बातें सुनी जा सकती थी। फलक, मेरा पीछा मत करो, दूर हो जाओ। माया ने घबराते हुए कहा। बहन माया, नाराज मत हो, यह मेरा काम नहीं है। फलक का चेहरा अभी भी लाल और सूजा हुआ था और उसने ध्यान से समझने की कोशिश की। इससे तुम्हारा क्या लेना देना नहीं है? तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई? माया ने गुस्से से कहा। मेरा कपड़े में खराबी तुमने नहीं की? क्या धरा के कपड़ों में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी? यह मेरे साथ क्यों हो गया? मुझे बताओ, तुमने क्या किया? क्या तुम धरा की चापलूसी करना चाहती हो? फलक, माया वास्तव में आंधी हो गई थी। मैंने नहीं किया सिस्टर माया, मेरे साथ धोखा हुआ है। फलक उसे समझने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा बहन माया, मैंने धरा की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की और वह वही होनी चाहिए जिसने यह आपके साथ किया होगा। बस तुम अभी भी बोलने की हिम्मत कर रही हो। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ बहन माया। क्या मैं वाइट और ग्रीन ड्रेस में अंतर भी नहीं बता सकती? चुप रहो। दोनों अभी भी बहस करे थे, लेकिन धरा पहले ही समझ चुकी थी कि माया और फलक ने ये साजिश रची थी और यह फलक थी जिसने धरा की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन किसी कारण से माया की ड्रेस गलत हो गई। चाहे उसने इसका इस्तेमाल धरा को फंसाने के लिए किया हो, लेकिन अंत में इसे माया को ही परेशानी हुई। इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि वह पागल हो गई थी। सुबह में लिटिल पफ ने उसे ड्रेस पर ध्यान देने के लिए कहा था। उसने ईश्वर धन्यवाद दिया और कपड़ों में उसे कुछ
गलत नहीं लगा जैसे कि फलक ने कहा, क्या वाइट और ग्रीन मैं अंतर नहीं बता सकती? धरा के दिल में एक बड़ा सवालिया निशान खींच गया। रात को धरा विला आई। जब धरा ने दरवाजा खोला तो उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। दोबारा देखने पर पता चला कि उसका लैपटॉप चालू था और उसमें एक कार्टून चल रहा था, जबकि वह छोटा बाल सोफे पर बैठकर गंभीरता से टीवी देख रहा था। धरा जानबूझकर खांसने लगी थी तो उस छोटे से बॉल ने उसे देखा तो वो बोला, बहन आप वापस आ गई, आपने बहुत मेहनत की है। उस छोटे बच्चे का मुंह काफी मीठा था। धरा ने अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। दीदी, अगर मैं आपके लैपटॉप का इस्तेमाल कार्टून देखने में करूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? पफ ने बड़ी बड़ी आंखों को झपकते हुए पूछा। धरा ने उस पर नजर डाली। आपने जो देख रहे हैं उससे मुझे क्या परेशानी हो सकती हो? थैंक यू। धरा को मनाना पड़ा कि छोटे लड़के ने सचमुच उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह लैपटॉप चालू करेगा और कार्टून को भी समझेगा। धरा ने तो कभी सोचा भी नहीं था। पफ तुम तो बहुत काबिल हो, तुम लैपटॉप भी तुमने चालू कर सकते हो। पफ ने अपने अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सीने के सामने रखते हुए और घमंड से कहा, ये तो छोटी सी बात है, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? वाह, तो क्या तुम बहुत शक्तिशाली हो? धरा ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल। पफ ने अपना सिर हिलाया और धरा की ओर देखकर प्यारे ढंग से पलकें झपकाई। दीदी, क्या आज आपका फिल्म से पे दिन अच्छा था? क्या आपकी ड्रेस में कोई परेशानी आई? ड्रेस याद दिलाने के बाद धरा को अचानक ख्याल आया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पफ, तुम्हारा मतलब है कि आज सेट पर जो हुआ वह तुमने किया?